नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम एलजी की। हम सब जान ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षाएं कुछ इतनी प्रबल हो चुकी हैं कि वो संविधान की व्यवस्था या कानून की व्यवस्थाओं पर भी विश्वास करना नहीं उनको आ रहा। वो कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं, कभी एलजी के बारे में कहते हैं ये कहाँ से एलजी आ गया, दिल्ली के मालिक तो हम हैं। उनको ये आभास हो गया है कि वो एक सॉवरन है, वो सत्ता संप्रभु है, वो एक राजा है। और उनको ये एहसास भी हो गया है कि उनके राजा रहते हुए कोई अन्य अधिकारी या अन्य कोई उनके ऊपर नहीं हो सकता और उनको जो चाहिए जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली के बारे में हम सब जानते ही हैं कि दिल्ली एक अर्ध राज्य है और दिल्ली एक्चुअली राज्य ही नहीं है। दिल्ली में एक व्यवस्था क्लरिकल सिस्टम के लिए चाहिए थी, इसलिए 1992 में उसको दिल्ली सरकार बना दी गई। ख़ास तौर से अगर हम याद करें तो पहले भी ये कमिश्नरी प्रोविंस हुआ करती थी अंग्रेज़ों के टाइम पर, और जब आज़ाद हुए तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2 बार 2 मुख्यमंत्री रहे भी, लेकिन नेहरू जी को उस समय ये समझ आ गया था कि दिल्ली केंद्र के हाथ में रहनी चाहिए, दिल्ली में कोई अलग से सरकार नहीं होनी चाहिए, जबकि कांग्रेस की ही सरकार थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। देश आज़ाद हुआ था, दिल्ली सरकार उन्होंने बनाई थी, दिल्ली स्टेट बनाया था, लेकिन 1956 में नेहरू जी स्वयं उसको डिसकंटिन्यू कर गए थे, ये मानते हुए कि दिल्ली में अगर 2 सरकारें बैठेंगी, केंद्र की और राज्य की, तो टकराव स्वाभाविक है, भले ही कांग्रेस की क्यों ना हो। तो वो कांग्रेस की ही दोनों सरकारें थी और टकराव न हो या व्यवस्थाएं ठीक बनी रहें, चूँकि इंटेलिजेंस केंद्र के पास होती है, इंटरनल सिक्योरिटी केंद्र के पास होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी केंद्र के पास होती है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था मानी जाती है। दिल्ली में सारे देश के ऑफिसेस बने होते हैं, दिल्ली में सारे संसार के ऑफिसेस बने होते हैं, बिजनेस घरानों के वहाँ हेड ऑफिस बने होते हैं। ऐसी परिस्थिति में दिल्ली में स्टेट गवर्नमेंट अगर बिठा दी जाए और वो अगर कॉपरेट ना करना चाहे केंद्र की सरकार के साथ, तो फिर दिल्ली में बहुत अफरा तफरी मच सकती है। ये बात नेहरू जी को उस समय समझ में आ गई थी 1956 में। इसलिए दिल्ली को स्टेट का दर्जा ख़त्म करते हुए दिल्ली फिर से नॉर्मल कर दी गई थी, यानी कि दिल्ली केंद्र शासित कर दी गई थी। लेकिन 1992 में फिर से ये महसूस हुआ कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए वहाँ के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको एडवाइज़ करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल चाहिए। तो केवल एलजी काम करे ऐसा नहीं है कि एडवाइजरी काउंसिल एलजी के लिए होनी चाहिए, और वो एडवाइजरी काउंसिल एलजी को एडवाइज़ करे, जिसके अनुसार एलजी केंद्र से मिलकर वहाँ प्रशासन कर सके और सही से व्यवस्थाएँ कर सके। ये जो एडवाइजरी काउंसिल है उसका चुनाव कैसे होगा? तो एडवाइजरी काउंसिल का चुनाव करने के लिए, जिसको मंत्रिपरिषद कहा गया, वो एक्चुअली एडवाइजरी काउंसिल है। एडवाइजरी काउंसिल के लिए चुनाव की व्यवस्था कर दी गई। भाई चुनाव से चुनकर आएंगे जो भी एलजी के सलाहकार रहेंगे, उनके लिए एक विधानसभा भी होगी जहाँ पर वो अपनी चर्चा कर सकेंगे, विधेयक पार कर सकेंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि केंद्र में भी, मतलब जब अंग्रेज़ बैठा था तब भी व्यवस्था ये थी कि जो गवर्नर होता था, गवर्नर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पावर होती थी, क्योंकि सॉवरेंटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंटीग्रिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि स्वायत्त राज्य। अब डेमोक्रेसी के नाम से स्वायत्त राज्य की कोई भी परिभाषा कर लो, फ्रीडम के नाम से, फंडामेंटल राइट्स के नाम से आप कुछ भी कर लो, लेकिन वो तोड़ने की व्यवस्था नहीं सोचनी चाहिए। इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में पावर गवर्नर को दी जाती थी या फिर उसमें चीफ कमिश्नर को दी जाती थी, जिसको आप आज एलजी कहते हैं। अब एलजी को ये पावर इसलिए दी गई थी कि अगर एडवाइजरी काउंसिल सही बात ना कह पाए, एडवाइजरी काउंसिल की जो रिपोर्ट है या जो एडवाइस है, वो एडवाइस अगर सही ना हो या उसको लगे कि नहीं नेशनल इंटीग्रिटी के लिए खतरा है, तो फिर वो उसको कैंसिल कर दे, उसकी एडवाइस को ना माने। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस व्यवस्था को ना मानते हुए वो अपने आप को फुल स्टेट मानकर ये मानकर कि वो ही सब कुछ है दिल्ली में और केंद्र भी कुछ नहीं है, इसलिए वो लगातार एलजी के खिलाफ लड़ते रहे। वो एलजी की पावर को चैलेंज करते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था को चैलेंज करते रहे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले, पहले हाई कोर्ट ने कहा था नहीं एलजी को ही एक्सक्लूसिव पावर है, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई प्रावधान केंद्र नहीं बना देता
तब तक ये स्टेट व्यवस्था के तहत चलेगा, यानी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी राज्य के पास होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राज्य एडवाइजरी काउंसिल है, कानून बनाने का अधिकार है, एलजी उस पर साइन करेगा, कानून का रूप लेगा। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो दिल्ली सरकार होती है। दिल्ली सरकार अपने अधिकारियों के एग्जीक्यूटिव तो एलजी से ही शुरू होता है। एलजी के सलाहकार के रूप में एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। यही प्राइम मिनिस्टर के मामले में भी रहता है कि प्रेसिडेंट के एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पर एड एंड एडवाइस के लिए होती है। अब ऐसी परिस्थिति में जब एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर एलजी को ही बीच से साफ करना चाहे, हटा देना चाहे, तो क्या सोचोगे? तो वो सब काम तो प्राइम मिनिस्टर करेगा या चीफ मिनिस्टर करेगा। चीफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट करने की अथॉरिटी है। कानून बनाना तो हाउस का काम है और एलजी का उसको क्रॉस चेक करना काम है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोर्ट का काम है कि वो उस पर चेक एंड बाउंस बिठा सके। जो नया विवाद केजरीवाल ने छेड़ा है, जैसे मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि कोई कानून नहीं है, पावर डिफाइन नहीं की गई है ट्रांसफर पोस्टिंग की, इसलिए राज्य सरकार के पास रहेगी। केंद्र सरकार ने उस पर नोटिफिकेशन करके, उसके गजट करके एक अध्यादेश पास कर दिया और बता दिया कि भाई ये जो है वो केंद्र के पास ही रहेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है। चीफ मिनिस्टर उसके हेड होंगे, मुख्य सचिव जो रहेंगे वो उसके सदस्य रहेंगे और गृह सचिव उसके सदस्य रहेंगे। इनमें से 2 की एडवाइस के आधार पर डिसीजन हो जाएगा, यानी कि 2-1 से डिसीजन हो सकता है। आवश्यक नहीं कि केजरीवाल जी का डिसीजन फाइनल, लेकिन बैठक केजरीवाल की ही, मतलब केंद्र राज्य सरकार की ही एडवाइस पर बिठाई जाएगी और वही चेयरमैन होगा। ऐसी परिस्थिति के बाद अब एक नया मुद्दा केजरीवाल जी ले आए। मामला था गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। उसका एक ईस्ट दिल्ली में कैंपस खोला गया। उस कैंपस वाइस चांसलर, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तो हैं। वाइस चांसलर के मामले में हम जानते हैं कि उसको वाइस चांसलर क्यों कहा जाता है, उसको चांसलर क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि एजुकेशन के मामले में यूनिवर्सिटियों का चांसलर या तो गवर्नर होता है या फिर केंद्रीय यूनिवर्सिटियों के मामले में प्रेसिडेंट होता है, राज्य की यूनिवर्सिटियों के मामले में गवर्नर होता है, और केंद्र शासित प्रदेशों की यूनिवर्सिटीज़ के मामले में एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसलिए जो यूनिवर्सिटी पर बैठता है उसको वाइस चांसलर कहते हैं, क्योंकि चांसलर एलजी और वाइस चांसलर ये। अब वाइस चांसलर के लिए अधिकारी कौन? वाइस चांसलर के लिए तो अधिकारी उसका एलजी है। ईस्ट कैंपस का उद्घाटन होना था, उस उद्घाटन में वाइस चांसलर ने एलजी को इनवाइट कर लिया, चूँकि यूनिवर्सिटी का तो चांसलर ही हेड होता है। एलजी को इनवाइट कर लिया। एलजी के यहाँ से कार्यक्रम तय हो गया, यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसका इनॉग्रेशन होना है, वो पहले से सब कुछ तय हो गया और सूचनाएं हो गई। अरविंद केजरीवाल को ये लगा कि भाई एलजी क्यों करेंगे इसका उद्घाटन, मुख्यमंत्री तो मैं हूँ। तो उनकी एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी ने 6 तारीख को एक बैठक कर ली और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी कि अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल इसका उद्घाटन करेंगे, ये घोषणा कर दी आतिशी ने। बात जब वहाँ आगे हुई तो उन्होंने कहा भाई एलजी को क्या अधिकार है कि वो उसका उद्घाटन करेंगे। अब इनमें एक बड़ा भारी मिनिस्टर अपने आप को समझने वाला व्यक्ति है, वो है सौरभ भारद्वाज। आपने देखा होगा वो एक फर्जी मशीन लाकर दिखा रहे थे कि ये, लेकिन जब चुनाव आयोग ने बुलाया कि ज़रा इसका डेमो हमको भी दिखा दो, तो फिस हो गए। फिर वो लगातार एलजी की पावर, इसकी पावर, उसकी पावर, बड़ा कुछ समझा रहे हैं। मुझे लगता है वकालत कुछ पढ़े होंगे, थोड़े बहुत, कंप्लीट वकील नहीं होंगे। कंप्लीट वकील होते तो कानून की अच्छी जानकारी रखते, लेकिन वो कंप्लीट वकील नहीं होंगे, तो केवल एलएलबी करने के बाद उनको ये एहसास हो गया होगा तोमर की तरह कि वो बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि साहब 3 विषय एलजी के पास हैं और उन 3 विषयों के अलावा सारा कुछ राज्य सरकार के पास है, एजुकेशन राज्य सरकार के पास है। फिर उन्होंने कहा कि भाई पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये राज्य सरकार के पास है। अब पुलिस, पब्लिक ऑर्डर राज्य सरकार के पास है, तो फिर ये एजुकेशन के मामले में एलजी कहाँ से घुस जाएंगे? एलजी साहब अपनी हदों में रहें, एलजी साहब अपने परिसीमा में रहें, ये सब भाषण दे डाले। क्या उनको मालूम नहीं है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर, जो राज्य की यूनिवर्सिटी होती है, उसका चांसलर यानी कि कुलपति तो एलजी ही होता है। मुख्यमंत्री उसका चांसलर नहीं होता।
जो सर्वोच्च अधिकारी यूनिवर्सिटियों का होता है वो चाहे कोई व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में यूनिवर्सिटी का सर्वोच्च अधिकारी तो गवर्नर ही होता है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, केंद्रीय यूनिवर्सिटी के मामले में प्रेसिडेंट हो, तो वो तो प्योर रूप से गवर्नर होता है। अब इसमें एजुकेशन आपका डिपार्टमेंट है, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें ये कौन सी बात आ गई कि नहीं साहब अरविंद केजरीवाल आपके पास तो 3 विषय हैं, आप 3 विषयों से चौथे विषय में नहीं खो सकते। क्या एलजी दिल्ली के सरकार का एलजी नहीं है? हकीकत यह है कि जो गवर्नर रहता है, गवर्नर के पास 2 विषय रहते हैं, वो हाउस का भी मेंबर होता है और वो हाउस से मतलब जैसे संसद जिसको कहेंगे, तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। अभी खूब भाई बल्ला चल रहा था जब नई संसद के उद्घाटन की बात चल रही थी। यहाँ पर जब हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो ये जो है वो एलजी उसका एलजी से मिलकर वो बनती है। तो सदस्य और एलजी मतलब विधानसभा और एलजी इन दोनों से मिलकर बनती है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एलजी की होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर देखिए, बाकी हवा में क्या चलता है, लोग भाषण क्या देते हैं वो अलग बात, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको आप कहेंगे वो तो एलजी की ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। एलजी की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। बात ये यहाँ पर हो सकती है कि कितनी बाइंडिंग नेचर की है वो, यानी कि एलजी उसकी बात से बाध्य है कि नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता रहता है। लेकिन यूनिवर्सिटियों के मामले में तो चांसलर का यानी कि कुलपति तो एलजी ही होता है। भले ही एजुकेशन डिपार्टमेंट, भले ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन राज्य सरकार के पास, वो सभी के पास होती है, केंद्र के पास भी एचआरडी है और राज्य के पास भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी का चांसलर तो राज्यपाल ही होता है, एलजी ही होता है। इसलिए ये कह देना कि साहब ये इनका और वो उनका, आपके पास ये 3 विषय हैं, इसके अलावा सारे हमारे विषय नहीं है, ऐसा नहीं है। एलजी दोनों के बिहाफ पर काम करता है। वो केंद्र के मामले जो रहते हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स केंद्र की उसकी सलाहकार होती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसको सलाह देगी, जो विषय केंद्र के हैं उन पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सलाह देगी और एलजी उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा और उस पर अनुमति देगा या उसको आगे बढ़ाएगा। और बाकी के विषयों पर जो राज्य सरकार रहती है या जो असेंबली रहती है, जो कानून की बात आती है, उन पर ये उसको सलाह देंगे और वो उसको फाइनल करवाएगा। तो एलजी के पास 3 सब्जेक्ट हैं और बाकी सब अरविंद केजरीवाल के पास हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर है। मतलब इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लंडर कोई हो ही नहीं सकता कि एलजी राज्य सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है और राज्य सरकार के विषय लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास नहीं, जो सौरभ भारद्वाज जैसे बेवकूफ़ी भरे बयान दे रहे हैं। एलजी सभी का हेड है, वो अलग बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो 3 सब्जेक्ट उनके पास, बाकी सब हमारे पास, इसलिए एलजी उस पर डिसीजन नहीं लेगा, हम ही सारे डिसीजन लेंगे। और फिर बाद में कह रही है जब वो कैंपस बनना शुरू किया था तो मनीष सिसोदिया ने बनाना शुरू किया था और एलजी तो तब अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ था, एलजी से क्या लेना देना है? ऐसा नहीं होता। वो एलजी सक्सेना की बात नहीं है, एलजी एक डेजिग्नेशन है, एलजी एक सोल अथॉरिटी होता है, सोल कॉर्पोरेट अथॉरिटी मानते हैं उसको, हम सोल कॉर्पोरेट मानते हैं। तो जब सोल अथॉरिटी एलजी है तो एलजी की सीट पर कोई भी बैठे, ए बी सी डी, सक्सेना बैठे, नजीब जंग बैठे, कोई और बैठे, कोई भी एलजी की सीट पर बैठेगा तो वो एलजी है। एलजी का एक नाम, एलजी की सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम हो सकता है, लेकिन एलजी तो एक ही है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एक ही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्स ऑफिशियो कुलपति होता है यूनिवर्सिटियों का, एक्स ऑफिशियो कुलपति होता है यूनिवर्सिटियों का लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसलिए कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर ये तो महत्व ही नहीं रखता, जो वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही तब नहीं थे जब यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना शुरू हुआ था, आप इनॉग्रेशन कैसे कर देंगे उसका। ये आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार मुझे लगता है सब बेवकूफ़ों से भरी हुई है। इसमें जो लोग बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ए बी सी डी भी नहीं मालूम है, जेड पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था को ही नहीं समझ रहे हैं और इनका काम सिर्फ विवाद करना है। जब एक बात सोचो कि अगर वाइस चांसलर ने अपने चांसलर को इनवाइट कर लिया है और उसने ये तय कर लिया कि भाई हम इसका इनॉग्रेशन अपने चांसलर से करवाएंगे, तो फिर मुख्यमंत्री क्या एलजी के ऊपर आता है क्या? एलजी के द्वारा जो तय हो जाता है उसके ऊपर मुख्यमंत्री उसको ओवरराइड कर सकता है, किसी भी प्रदेश का हो। जहाँ पर प्रेसिडेंट का अधिकार है यूनिवर्सिटी के मामले में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मामले में, वहाँ क्या प्राइम मिनिस्टर ओवरराइड कर सकता है क्या
क्या उसको, प्रेसिडेंट को? नहीं हो सकता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। ये जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है वो, यानी कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जो गवर्नर होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली चांसलर होता है यूनिवर्सिटियों का। इसलिए इसमें ये कोई विवाद का विषय ही नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ये। लेकिन साहब इनको विवाद खड़ा करना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो इन्होंने माँ बहन करके डाल रखी हुई है। जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग तो ये कहते होंगे कि इस डेमोक्रेसी में, इस कानून व्यवस्था में किसको समझा जाए, क्या समझा जाए, कानून कितना सही कितना गलत है, ये किस प्रकार से बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल या उनकी जो मिनिस्ट्री हैं वो बुद्धि भी इसमें बुद्धिमत्तापूर्वक काम कर रही हैं। ये जो विवाद है ये इतना गहरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को भंग कर रहा है, ये देश के सिस्टम को भंग कर रहा है। इसलिए इनके लिए क्या कहा जाए, बेवकूफ़ी भरे कामों के लिए मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ये विवाद अच्छे नहीं हैं, ये हमारे देश के लिए अच्छे नहीं है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है, हमारे सिस्टम के लिए अच्छे नहीं है, हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। और ये इनॉग्रेशन के आधार पर आप लड़ाई लड़ें, ये ओवरराइड कर जाएं, एलजी को आप कह देंगे नहीं ना हम आपको गुजरने नहीं देंगे, ये मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का स्वतंत्रता के बाद कुछ और हो नहीं सकता था, जो केजरीवाल कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।